हेलो फ्रेंड्स, मैं एस भारद्वाज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस नए लेक्चर में। ये यूनिट एंड डायमेंशन का चौथा लेक्चर है। इसके पहले 4 लेक्चर हो चुके हैं। तो 4 लेक्चर में एक इंट्रोडक्शन वाला था, तो जिसमें मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन बताया था, सिलेबस क्या है। उसके बाद मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके 3 लेक्चर दिया। ये चौथा लेक्चर है हमारा। और ये यूनिट एंड डायमेंशन में हम लोग अभी अंतिम टॉपिक को भी पढ़ेंगे, जिसमें कि हम डिड्यूसिंग रिलेशन एमंग द फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? कन्वर्सन ऑफ यूनिट्स देखा था, उस पर कुछ सम्स देखे थे। आज हम लोग जो है डिड्यूसिंग रिलेशन एमंग द फिजिकल क्वांटिटी देखेंगे। डिड्यूसिंग रिलेशन देखिए ध्यान से, डिड्यूसिंग रिलेशन एमंग द फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज, ये हमारा आज का टॉपिक है। इसमें एक हम सवाल लेंगे, है क्या? सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का शुरू करने से पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि मैंने कोरोना के बाद YouTube शुरू किया था और हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। इसके लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। उम्मीद करता हूं आगे यूं ही आप लोग अपना प्यार देते रहेंगे और ये जल्द ही हम लोग लाख तक पहुंचने में हम लोगों को समय नहीं लगेगा, ऐसा मेरा मानना है और मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता रहूंगा। एक बार फिर से पुनः आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, डिड्यूसिंग रिलेशन एमंग द फिजिकल क्वांटिटीज। ये जो फिजिकल क्वांटिटीज का रिलेशन का मतलब क्या होता है आप समझ लो। मान लेते हैं कि डायमेंशनल पर, तो हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस रहे हैं, तो डायमेंशनल एनालिसिस में ही जब ये रहे कि डायमेंशनल एनालिसिस मतलब डायमेंशन का प्रयोग करके कि कुछ क्वांटिटीज का आपस में क्या संबंध है उसको निकालना हो, तो हम डायमेंशनल एनालिसिस के इस मेथड का प्रयोग करते हैं, इसमें डायमेंशन का उपयोग करते हैं। अब इसको आप कैसे समझेंगे, तो उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहता हूं। और एक बात और मानना होगा कि जो रिलेशन दिया हुआ है वो लैंग्वेज में रिलेशन दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन में रिलेशन दिया हुआ रहेगा, और उस रिलेशन को हम मान के चलेंगे कि ये प्रोडक्ट टाइप रिलेशन है। प्रोडक्ट में रिलेशन है और पावर में, डायमेंशन है तो पावर में रिलेशन होगा ही होगा। तो प्रोडक्ट टाइप रिलेशन है और आपस में क्या है, सब एक दूसरे से प्रोडक्ट में किस तरह से है, तो पावर में रिलेट है, पावर में रिलेटेड है। तो यही हमको निकालना है। तो फिर उस क्वांटिटीज का आपस में क्या रिलेशन है वो हमको निकालना है डायमेंशनल मेथड से। इसी को हम लोग बोलते हैं डिड्यूसिंग रिलेशन एमंग द फिजिकल क्वांटिटीज। ये हमारा सवाल है आज का, ये हमारा टॉपिक है। तो आज हम लोग एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम निकालेंगे। सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड का क्या एक्सप्रेशन है, टी का एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अब ये देखिए हम शुरू करते हैं आज का। मान लेते हैं आपको पता है कि जब ये पेंडुलम में हम लोग टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन निकालते हैं, तो आपको ये पता है कि पेंडुलम में क्या होता है, एक बॉब होगा जो यहां से लटका हुआ होगा, है ना, एक बॉब होगा जो यहां से लटका हुआ होगा। मान लेते हैं बॉब का मास m है, ठीक है। मान लेते हैं ये जो स्ट्रिंग है इसका लेंथ l है। ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मतलब ये जो रस्सी जो भी आप समझिए, इसका लेंथ l है। ये बॉब है, बॉब का मास क्या है, m है। सिंपल पेंडुलम आपको पता है घड़ी में क्या होता है, वो जो पेंडुलम लगा हुआ रहता है जो ऑसिलेट करता है अपने मीन पोजीशन से, ये इसका मीन पोजीशन है। तो ये हो गया l। और ये मान लेते हैं कि इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है और इसका ऑसिलेशन में मान लेते हैं कि टाइम पीरियड इसका t है। टाइम पीरियड क्या है, t है, ठीक। इसका टाइम पीरियड t मान लेते हैं। अब कह रहा है, तो अब ये बताइए कि नीचे क्या लगेगा, g लगेगा, लगेगा ना जी, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी, ये हमारा है। अब हम आपको सिचुएशन दे रहे हैं कि क्या ये तीनों आपस में प्रोडक्ट में, मान लेते हैं कि प्रोडक्ट में रिलेशन बनाता है, प्रोडक्ट में और अपने आपस में क्या है, एल एम और जी जो है आपस में अलग अलग पावर में रिलेशन बना रहा है। और रिलेशन बना करके क्या दे रहा है, टाइम पीरियड दे रहा है। ध्यान से समझिए, ये एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम है। तो क्या कह रहा हूं कि एल जी और ये जो एम है, स्मॉल एम, ये मान लेते हैं कि इन तीनों पे टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है अलग अलग पावर्स में। क्या मान लिए, डिपेंडेंस होना चाहिए। जब तक डिपेंडेंस नहीं होगा तब तक आप निकाल नहीं पाएंगे। क्या कह रहा हूं, ये 3 फैक्टर है जो इसमें इन्वॉल्व है टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम में। अब इसमें से कौन इन्वॉल्व है कंप्लीटली, कौन नहीं इन्वॉल्व है, वो फाइनल फॉर्मूला आएगा तो पता चल जाएगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है। लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि ये एल पर, एम पर और जी पर डिपेंड कर रहा है। एल पर, एम पर और जी पर क्या डिपेंड कर रहा है, टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है। क्लियर है, टाइम पीरियड किस पर डिपेंड कर रहा है, एल पर, एम पर और जी पर डिपेंड कर रहा है। कैसे, तो अलग अलग पावर्स में। जैसे देखिए मान लेते हैं कि टी डिपेंड कर रहा है
L के पावर A पर, ठीक है, M का पावर B और G का पावर C, इस पर डिपेंड कर रहा है। तो आप ये बताइए कि तीनों प्रोडक्ट में, मैंने कहा था कि तीनों को प्रोडक्ट में लेना है, या अलग अलग भी आप लेंगे तो लास्ट में क्या करना होगा, प्रोडक्ट में लेना ही होगा। तो ये क्या हो गया, L का पावर A, M का पावर B और G का पावर क्या होगा, C। तो तीनों आपस में क्या कर रहा है कि प्रोडक्ट में अलग अलग पावर्स में डिपेंड कर रहा है, ये बात आप समझ लो, ठीक है। अभी बोर्ड में जगह उतना नहीं है भाई, तो मैं इसे डायरेक्ट लिख रहा हूं, नहीं तो अलग अलग करके मैं लिखता। तो अब ये बताइए फाइनल क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो क्या हो जाएगा, के एल पर पावर ए, एम पर पावर बी और जी पर पावर सी। इसको इक्वेशन 1 मान लिए, इसको इक्वेशन क्या मान लिए, 1 मान लिए। अब ये देखिए कि के क्या है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। मैं आपको एक बात बता दूं कि कुछ कांस्टेंट जिसका कि डायमेंशन नहीं होता है तो उसको बोलते हैं डायमेंशन लेस कांस्टेंट। कुछ कांस्टेंट जिसका डायमेंशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट, जैसे कि जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या था, डायमेंशनल कांस्टेंट था। तो इसी तरह से कुछ कांस्टेंट जिसका कि डायमेंशन होता है उसको डायमेंशनल कांस्टेंट बोलते हैं, और कुछ कांस्टेंट जिसका डायमेंशन नहीं होता है उसको हम लोग डायमेंशन लेस कांस्टेंट बोलते हैं। एक और बात, इसी तरह से वेरिएबल भी होता है, एक होता है डायमेंशनल वेरिएबल और एक होता है डायमेंशन लेस वेरिएबल। तो डायमेंशनल वेरिएबल मतलब जिसका डायमेंशन एग्जिस्ट करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायमेंशनल वेरिएबल, और जिसका डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायमेंशन लेस वेरिएबल, ठीक है। तो अब ये बताइए कि चूंकि ये डायमेंशनल एनालिसिस है तो दोनों तरफ के टर्म का डायमेंशन लिखेंगे, दोनों तरफ के टर्म का डायमेंशन को इक्वेट कर देंगे। ये टाइम है तो टाइम का डायमेंशन क्या होता है, टी, तो टी लिख दीजिए। चलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं m0 l0 और t1, ठीक। k तो डायमेंशन लेस है तो ये l हो गया क्या, लेंथ, ये लेंथ है ना स्ट्रिंग का, रस्सी का लंबाई है ये, तो l का पावर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। m है तो m मतलब मास, तो मास का पावर b, इसका डायमेंशन हो जाएगा कैपिटल M। और g मतलब क्या, एक्सेलरेशन है ना, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, lt - 2 का पावर क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया बताइए, l का पावर a और इधर l का पावर c है तो a प्लस c हो जाएगा, ठीक। m का पावर क्या हो जाएगा, m का पावर क्या हो गया b, और t का पावर क्या हो जाएगा, t का पावर -2c, ठीक। ये 2c यहां से गुना कर दीजिएगा, c को 2c, यहां c आया तो एक c यहां और एक a यहां, तो दोनों बेस सेम है तो क्या करेंगे, a प्लस c हो जाएगा, यहां से l निकाल करके जोड़ दिए। अब इधर क्या हो जाएगा, m0 l0 t1 है ना। अब ये बताइए इक्वेट करेंगे तो इक्वेट करने के बाद क्या होगा, L किसके साथ जाएगा, L के साथ जाएगा, M किसके साथ जाएगा, M के साथ जाएगा, और T किसके साथ जाएगा, T के साथ जाएगा। तो आपको पता है कि क्लास 6 में आपने पढ़ा था कि जब बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट को हम इक्वल कर देते हैं, जो पावर होता है उसको बराबर में बदल देते हैं। तो अब ये बताइए क्या होगा, a प्लस सी किसके बराबर होगा, a प्लस सी किसके बराबर, 0 के बराबर, क्योंकि L का पावर यहाँ a प्लस सी है और यहाँ क्या है, 0 है, तो a प्लस सी हो जाएगा 0 के बराबर। चलिए ठीक है, b किसके बराबर हो जाएगा, तो b भी हो जाएगा 0 के बराबर, क्योंकि यहाँ b है, देख लीजिए ये b है और यहाँ 0 है। और -2c किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, और ये हो जाएगा -2c किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। तो c बराबर निकल गया -1/2, ठीक है। c बराबर -1/2 यहाँ निकाल देंगे, यहाँ रख देंगे, यहाँ रख दीजिए -1/2, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2 आएगा, और b का वैल्यू 0। तो c आया -1/2, a आया 1/2 और b क्या आ गया, 0 आ गया। तब बताइए यहाँ से जो फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला क्या बन गया, टाइम पीरियड का, टाइम पीरियड का फॉर्मूला चाहिए ना, तो t बराबर क्या निकल गया, t बराबर क्या निकलेगा, k तो डायमेंशन लेस है, k रहने देते हैं, l का पावर हाफ, तो l का पावर हाफ, हाफ का मतलब क्या, किसी भी चीज पे पावर अगर हाफ होता है तो रूट हो जाता है वो, है ना, किसी भी चीज पे पावर अगर हाफ होगा तो रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट a l, और ये हो जाएगा m का पावर 0, कोई भी चीज पे पावर 0 होगा तो क्या होगा, b का वैल्यू कितना है 0, तो यहाँ 0 रखिए, तो कोई भी चीज का पावर 0 होगा तो वो 1 हो जाएगा, और g का पावर माइनस हाफ, तो माइनस हाफ है तो नीचे ले लेंगे रूट में, ठीक। तो ये हो जाएगा k रूट अंडर l/g, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला निकल गया, ठीक है। तो ये है k का वैल्यू होता है 2 पाई, खैर वो बाद में देख लेंगे। अभी आपको ये समझा रहे थे कि किस तरह से हम रिलेशन को डिड्यूस करते हैं, रिलेशन को निकालते हैं। क्या कर रहा है, सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ तो मैंने एक सिचुएशन ले लिया कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना है, और हम क्या मान लिए कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है, ठीक है, जो ऑसिलेट करता है उसका टाइम पीरियड जो है वो L पर डिपेंड कर रहा है, M पर डिपेंड कर रहा है और G पर डिपेंड कर रहा है। किस पे, L पर, M पर और G पर। कैसे डिपेंड कर रहा है, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट पावर्स पे डिपेंड कर रहा है, और क्या रहना चाहिए आपस में, सब प्रोडक्ट में रहना चाहिए, ये मैंने मान लिया। ये सिचुएशन आपको मैं दे रहा हूं, उसके बाद इसका फॉर्मूला निकाले। तो पावर क्यों लेते हैं, क्योंकि पावर लेंगे नहीं लेंगे तो फिर डायमेंशनल एनालिसिस लगाएंगे कैसे, डायमेंशन का मतलब ही होता है पावर, ठीक है। तो ये हो गया आपका पावर
पर डिपेंड कर रहा है एल का पावर ए, एम का पावर बी और जी का पावर सी। तो तीनों का पावर पे डिपेंड कर रहा है। और इक्वेट कर दे, देखिए डिपेंड का मतलब होता है प्रोपोर्शन का साइन देंगे, ठीक है, प्रोपोर्शन का साइन दे करके फिर इसको इक्वेट कर दिया के। अब के मेरा क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। अभी मेरा काम क्या बनता है कि ए बी और सी का वैल्यू निकाल देंगे। तो ए बी और सी का वैल्यू निकालने के लिए क्या किए, दोनों तरफ का डायमेंशन हम लिख दिए, दोनों तरफ का डायमेंशन हम लिख दिए। उसके बाद क्या किए, दोनों तरफ के डायमेंशन को इक्वेट कर दिए, किससे, एम के पावर से, एल के पावर से और टी के पावर से। तो जब सबको इक्वेट कर दिए तो ए का वैल्यू कितना निकला, हाफ प्लस में, और सी का वैल्यू क्या निकला, माइनस में हाफ, और बी का वैल्यू क्या निकला, 0। और इन तीनों ही वैल्यू को यहां रख दिए तो हमारा के का टी का फॉर्मूला निकल गया। तो ये था हमारा डिड्यूसिंग रिलेशन एमंग द फिजिकल क्वांटिटी। तो ये हमारा जो डिड्यूसिंग रिलेशन एमंग द फिजिकल क्वांटिटीज है कि सिचुएशन दिया हुआ रहेगा आपको और वो आपस सब में प्रोडक्ट पे दिया हुआ रहेगा, डिपेंड करेगा प्रोडक्ट में, और जो क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है उसके पावर्स में डिपेंड करेगा जिसको निकालना है। जिस क्वांटिटी को निकालना है वो गिवन क्वांटिटीज के पावर्स में डिपेंड करेगा। ध्यान से समझिए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस क्वांटिटी को निकालना है, जो क्वेश्चन डिमांड करेगा, वो गिवन क्वांटिटीज के पावर्स में डिपेंड करेगा। इस तरह का सिचुएशन आपको दे दिया हुआ रहेगा और उसके बाद आपको उस पावर को ढूंढना है। पावर को अगर आप एक बार निकाल लिए तो फिर फाइनल फॉर्मूला हमारा बन जाता है। ये हमारा जो है आज का पहला सवाल था और पहला सिचुएशन था, ये मैंने बनाया है। अभी मैं कुछ क्वेश्चन सवाल एस ए वर्मा के क्वेश्चंस को लूंगा, एग्जांपल वाले क्वेश्चंस को, जो कि मैं हमेशा से यही करता हूं, और फिर उसको देखूंगा कि किस तरह से उसको बनाया जा सकता है। एक सिचुएशन मैं आपको दे रहा हूं, एक क्वेश्चन है मेरा एस ए वर्मा का, उसको मैं अभी लिखूंगा और लिखने के बाद आपको उस पर सवाल को बनाना है। इसे मैं रब कर दे रहा हूं, मिटा दे रहा हूं। क्वेश्चन है कि द सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑफ द फॉर्म। क्वेश्चन है द सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑफ द फॉर्म m का पावर a v का पावर, देखिए ये काम आसान कर दिया आपका। m का पावर a पहले ही बोल दे रहा है कि फोर्स किस तरह से मतलब जो है लिखा हुआ है, किस फॉर्म में है। m का पावर a, v का पावर b और r का पावर c, ठीक है। फाइंड ए बी सी का वैल्यू निकालना है। फाइंड ए बी सी। अब देखिए ये बड़ा आसान सा सवाल है क्योंकि पहले ही सिचुएशन दे दिया। क्या बोल रहा है, एम मतलब हो गया मास, जहां एम क्या है, मास है, वी क्या है, वेलोसिटी है, और आर क्या है, रेडियस है। सेंट्रीपिटल फोर्स का बात कर रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है कि जब कोई भी पार्टिकल सर्कल में घूमता है, सर्कल में, ठीक है, सर्कुलर पाथ बनाता है, तो उस समय उसको सेंटर की ओर एक फोर्स लगता है, उसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ये हम लोग पढ़ेंगे जब सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तब। अभी आप सिर्फ सिचुएशन समझिए, फोर्स है, सिर्फ फोर्स मानिए, ठीक है। बाकी मैं तो बता रहा हूं कि एम क्या है, मास है, वी क्या है, वेलोसिटी है, और आर क्या है, रेडियस है। जिस सर्कुलर पाथ का बात हो रहा है उसका क्या है, ये रेडियस है। तो अब ये बताइए क्या दिया हुआ है, एफ बराबर मान लेते हैं कि दिया हुआ है क्या, इज ऑफ द फॉर्म पहले ही बोल दिया, तो एम पर पावर ए, वी पर पावर बी और आर पर पावर सी दिया हुआ है, दिया हुआ है। तो अब क्या करना है, ये सिचुएशन है, तो एफ हो गया, एम, एफ का डायमेंशन लिखिए एम एल टी माइनस 2 मालूम है। एम हो गया मास, मास का पावर क्या हो जाएगा ए, ठीक है। भी हो गया एल टी माइनस 1 का पावर क्या हो जाएगा बी, ठीक है, मास का पावर ए भी। आर हो गया क्या, आर मतलब रेडियस, रेडियस भी तो लेंथ ही है, तो एल का पावर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक। अब ये बताइए क्या हो जाएगा, एम का पावर ए, ठीक है, एल टी, एल का पावर बी और टी का पावर माइनस बी, ये इसको गुना कर दिए, और ये एल का पावर सी है, तो ये हम क्या करते हैं, यहां पर कर देते हैं एल का पावर बी प्लस सी, क्योंकि ये सी भी किधर चला जाएगा, इस एल के साथ चला जाएगा, बेस सेम है तो पावर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस 2। अब इक्वेट कर दो, इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, एम किसके साथ जाएगा, एम के साथ, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ ए है, यहाँ 1 है, तो ए किसके बराबर होगा 1, क्योंकि बेस दोनों का सेम है तो एक्सपोनेंट भी सेम होगा। फिर बी प्लस सी किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर, और इधर माइनस बी किसके बराबर आएगा, -2 के, तो ये भी क्या हो गया, बी बराबर 2 हो गया। अब बताइए बी बराबर यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 प्लस सी बराबर 1, तो सी बराबर क्या हो गया -1, बी हो गया 2, सी हो गया -1 और ए हो गया 1, तो निकल गया ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू -1 और बी का वैल्यू 2। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू -1। अब यहाँ पे इसको फॉर्मूला में रखिए, तो फॉर्मूला में रखिएगा तो क्या हो गया सिचुएशन, तो एफ बराबर क्या आ रहा है, देखिए, तो एम का पावर ए था ना, तो एम का पावर ए का मतलब क्या हो गया 1, ठीक है, तो पावर 1 लिखेंगे नहीं। भी का पावर बी, तो भी कितना आया है,
बी कितना आया, बी का वैल्यू 2 आया तो एम वी स्क्वायर, और आर का पावर -1, आर का पावर -1, तो ये निकल के क्या आ गया, एफ बराबर एम वी स्क्वायर, ये -1 इनवर्स में तो नीचे आ जाएगा आर। ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है। तो यहां तो सिर्फ ए और ए बी और सी का वैल्यू निकालना था, हमने क्या किया, उसका फॉर्मूला भी निकाल दिया। क्या कह रहा था कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स इस फॉर्म में है, पहले ही सिचुएशन दे दिया, डिपेंड करा दिया कि किस तरह से डिपेंड कर रहा है। फिर बोलता है कि फाइंड एबीसी, तो हमें एबीसी ही निकालना था, लेकिन मैंने पूरा सिचुएशन के अनुसार पूरा का पूरा सम बना दिया और मेरा ये जो है रिलेशन में निकल गया। तो ये हमारा था डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज। एक और सवाल ले लेते हैं और वो हमारा अंतिम सवाल होगा, ये टॉपिक भी अंतिम होगा, और यूनिट एंड डायमेंशन यहाँ के बाद खत्म हो गया। यूनिट एंड डायमेंशन आप समझ गए कि क्या है। इसके बाद हम लोग अगले जो लेक्चर में है एरर की तरफ चलेंगे, एरर पढ़ेंगे, ठीक है, और एरर से रिलेटेड कुछ सवालों को देखेंगे। ये हमारा जो है प्राथमिकता रहेगा। पहले हम लोग आज इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। तो ये हमारा है, लिखते भी चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नहीं लिखते रहेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। मैं पूरे सिलेबस को कवर कर रहा हूं, आपको पूरा सिचुएशन दे रहा हूं, और ये पूरा सिचुएशन जो है आपके काम आएगा और आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और आप जिस भी बोर्ड के विद्यार्थी हैं आपको इसमें अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा, और आपका कोर्स भी चलता रहेगा, कोई कंसेप्ट में दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए अगला जो सवाल है हमारा, अगला सवाल है, और वो भी बहुत अच्छा सा सवाल है, लेकिन इसको थोड़ा सा, ये भी क्वेश्चन मैं एससी वर्मा से ही ले रहा हूं एग्जांपल का। बोल रहा है कि द हीट प्रोड्यूस्ड, मैं पहले सवाल लिखूंगा उसके बाद सवाल मिटा दूंगा ताकि आपको पहले ये पढ़ के समझ लेते हैं। द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर, ठीक है, कैरिंग करेंट, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द करेंट कह रहा है। अब देखिए यहां पे क्या कह रहा है कि करंट जो है, अब हीट जो है, हीट डिपेंड कर रहा है किस पे, डिपेंड कर रहा है किस पे, ऑन द करंट। द रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा है। एकदम ध्यान से देखिए, पहले ही सिचुएशन दे दिया, करंट पे डिपेंड कर रहा है, फिर रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, एंड टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है, मतलब कितना देर तक करंट उसमें चल रहा है, टाइम पे। अब एज्यूम ये कर लेना है, एज्यूमिंग द डिपेंडेंस is of the product of powers type। ये भी बता दिया कि डिपेंडेंस कैसे है, तो सारे क्वांटिटी का प्रोडक्ट है और उसके पावर का डिपेंडेंस है, मतलब प्रोडक्ट है और उसके साथ में उसको क्या करना है, पावर में उसको लिख देना है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ पावर से सब कुछ लिख दिया है। अब आपको क्या करना है, गेस एन इक्वेशन बिटवीन दीज क्वांटिटीज, ठीक है, यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, क्वांटिटीज यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है, यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक। अब यहां पे क्या है कि एक चीज और है कि रेजिस्टेंस का भी आपको डायमेंशन दे दिया है, तो डायमेंशन रेजिस्टेंस का दे दिया है क्वेश्चन में, मैं उसे लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्वेश्चन में दे दिया है। और आप क्वेश्चन जब देखोगे, एससी वर्मा का एग्जांपल वाला क्वेश्चन है ये, तो जब रेजिस्टेंस का डायमेंशन दे दिया है तो वो आप डायमेंशन वहां से कॉपी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। इसमें समस्या क्या हो सकती है, समस्या हो सकती है कि आपको कौन सा डायमेंशन नहीं पता है, तो कभी कभी डायमेंशन आपको पता होना चाहिए और कभी कभी डायमेंशन दे दिया हुआ होता है क्वेश्चन में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या कह रहा है कि हीट का फॉर्मूला निकालना है, और कह रहा है कि हीट डिपेंड कर रहा है किस पे, हीट डिपेंड कर रहा है किस पे, करंट पे, रेजिस्टेंस पे और टाइम पे। तीन क्वांटिटी है, करंट पे, रेजिस्टेंस पे और टाइम पे। हीट डिपेंड कर रहा है करंट पर, रेजिस्टेंस पर और टाइम पर। तो कुछ नहीं करना है, आप हीट ले लीजिए या ले लिए, ठीक है, एच मान लेते हैं हीट है, तो डिपेंड कर रहा है क्या, मान डिपेंड करंट का पावर ए पर डिपेंड कर रहा है, मान लेते हैं करंट का पावर क्या कर रहा है, ए पर डिपेंड कर रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है, रेजिस्टेंस पे, तो रेजिस्टेंस का पावर बी पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, और टाइम का पावर सी पर डिपेंड कर रहा है। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो आपको पता है कि क्या आएगा, इक्वल टू, और यहां ले देंगे के। ये सिचुएशन है। अब क्या करना है, ए बी सी का वैल्यू निकाल लेना है, और इसके लिए आपको दोनों तरफ का डायमेंशन पता होना चाहिए। तो हीट क्या है, हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, हीट क्या है,
फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, ml2t-2, मैंने बता रखा है आपको लेक्चर 1 में, ठीक है। ml2t-2 के डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, तो I का पावर a हो जाएगा इधर। R क्या हो गया, R का डायमेंशन होता है ml2I-2, I मतलब a करंट, I मतलब करंट, और t-3 ये हो गया, और टाइम मतलब t पर पावर c। इस तरह से अब देखिए ये सिचुएशन निकल गया, तो आप यहां क्या करेंगे, दोनों तरफ को इक्वेट कर लेंगे, और इक्वेट करने के बाद ए बी सी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए का जो वैल्यू आएगा दोनों तरफ इक्वेट करके, ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूं, फाइनल मैं बता देता हूं कि क्या आएगा, ठीक है। फाइनल हो जाएगा, ए का वैल्यू निकल जाएगा आपका इसमें 2, ए का वैल्यू 2 निकलेगा, बी का वैल्यू 1 निकलेगा, और सी का वैल्यू -1। अगर मान लीजिए ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू -1 निकल रहा है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H बराबर क्या हो जाएगा, के I का पावर स्क्वायर है, देख लीजिए ए का वैल्यू क्या निकला था 2, R का पावर क्या होगा 1, और T का पावर भी क्या होगा -1, T का पावर क्या हो जाएगा इसमें, सॉरी सी का भी वैल्यू 1 होगा, ठीक है। तो I स्क्वायर RT, तो ये फॉर्मूला मेरा निकल गया H का, क्या हीट का, क्या हीट प्रोड्यूस क्या होगा, के I स्क्वायर RT। तो के का वैल्यू मतलब डायमेंशन लेस, ऐसे फॉर्मूला होता है H बराबर I स्क्वायर RT, ठीक है। H बराबर I स्क्वायर RT, ये जूल्स लॉ इसको बोलते हैं, जूल्स लॉ। ये लॉ हम लोग पढ़ेंगे जब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ेंगे, तब इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम ये समझ रहे थे कि कैसे आपको सिचुएशन, यहां सिचुएशन दे दिया था, क्या कह रहा था कि हीट प्रोड्यूस इन अ वायर, हीट जो वायर में प्रोड्यूस हो रहा है वो डिपेंड कर रहा है, एकदम ध्यान से क्वेश्चन देखिए, डिपेंड कर रहा है किस पे, करंट पे, रेजिस्टेंस पे और टाइम पे। तो मैंने करा दिया डिपेंड, करंट पे, रेजिस्टेंस पे और टाइम पे, और इसके अलग अलग पावर्स में ये भी बोल दिया गया है कि डिपेंडेंस क्या है, अलग अलग पावर्स का प्रोडक्ट टाइप है, अलग अलग पावर्स का प्रोडक्ट टाइप है। तो फिर उसके बाद उसको क्या किए कि ए बी सी का वैल्यू निकाल दिए, दोनों तरफ डायमेंशन लिख करके, और लास्ट में फाइनली हम लोग क्या निकाल दिए, फॉर्मूला निकाल दिए। तो ये हमारा था आज का लेक्चर और आज का लेसन। इसमें हम लोगों ने डिड्यूसिंग रिलेशन एमंग द फिजिकल क्वांटिटीज देखा कि कैसे आपस में फिजिकल क्वांटिटीज का रिलेशन निकालना है डायमेंशन के मेथड से, ठीक है। और ये हमारा आज जो है यूनिट एंड डायमेंशन वाला जो पार्ट है वो खत्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग एरर की तरफ चलेंगे और उसके बाद एरर से लेक्चर का मजा उठाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा, एक बात और, अगर वीडियो सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मेहनत मेरा आपको पसंद आ रहा है, तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अंत तक वीडियो जरूर देखें, ताकि आपको एक आइडिया लगते रहे कि किस तरह से मैं पढ़ा रहा हूं और क्या मैंने पहले पढ़ा रखा है। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।